हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं आपके सामने। मेरा नाम है कुणाल, ठीक है। और मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। वो चैप्टर में भी सब चैप्टर है, ठीक है। मेन चैप्टर है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, आज जो जर्मनी है वैसा पहले जर्मनी नहीं था, ठीक है। पहले उसको अपने कहते थे प्रशिया, ठीक है। आज आप कहीं भी यूरोप के मैप में प्रशिया जैसी चीज नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि आज प्रशिया ही हो गया है जर्मनी। कहते हैं ना, चाचा ही भतीजा और भतीजा ही चाचा है, वो वाला आपने मूवी का डायलॉग सुना होगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने देखेंगे रोल ऑफ बिस्मार्क, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, ठीक है। ये बिस्मार्क ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए। जैसे ही आपको पता होगा कि जब इंडिया भी प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि वो प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। तो उनको भारत के साथ जोड़ने का काम किसने किया था, कौन से लीडर ने किया था, ठीक है। ओके, तो अपने शुरुआत करते हैं। रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए क्लास, पहले जर्मनी जो था वो इतने सारे स्टेट्स में डिवाइड था, ठीक है। देखिए ये छोटे छोटे जर्मनी के स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स है, कितने छोटे छोटे स्टेट्स है, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा स्टेट था प्रशिया, ठीक है। सबसे बड़ा जर्मन स्टेट्स था प्रशिया, जहां पे कोल रिजर्व्स पाए जाते थे, ठीक है। और उस वक्त कोल बहुत ही जरूरी था फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स थे क्लास, इतने देखो, ये ग्रीन ग्रीन भी कितने छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स है, ठीक है। वो अपने आप में डिवाइडेड थे, ठीक है। मतलब जर्मनी पहले यूनिफाइड नहीं था, जस्ट लाइक इंडिया, ठीक है। इंडिया भी आप देख सकते हो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब, ठीक। तो वैसे ही जर्मनी भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। सबसे बड़ा स्टेट था उसका प्रशिया, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा स्टेट है, वापस से मैं बता दूं, यहां पे जिसको अपने कहते थे एल्सेस लोरेन। क्लास ये एल्सेस लोरेन था, वो फ्रांस के हाथ में था। फ्रांस इसको सिक्योरिटी बेस से कंट्रोल कर रहा था। पॉपुलेशन वहां थी जर्मनी की, यहां से छोटा सा स्टेट है, इतना, ये रहा, ये इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस, ठीक है। एक स्टेट। क्लास ये जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स देख रहे हो जो अपने आप में यूनिफाइड नहीं थे, सब छोटे छोटे स्टेट्स थे, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था इनके पास कोल, ठीक है। कोल और आयरन जर्मनी के पास बहुत अच्छा है आज के टाइम पे भी, इसलिए आप देखते हो ज्यादातर जर्मन कार्स वहां की होती है, ठीक है। तो ये छोटे 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 स्टेट्स थे, वो अपने आप में डिवाइडेड थे, ठीक है। लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स देख रहे हो, ठीक है, उसमें से एक स्टेट था वो एल्सेस लोरेन, वो फ्रांस के हाथ में था। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, टोटल 38 जर्मन स्टेट्स, जर्मन प्रिंसली स्टेट्स, वो थे ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन एम्पायर पहले बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। पूरा ईस्ट यूरोप तक जाता था, इटली तक जाता था वो, तो बहुत ही बड़ा एम्पायर था ऑस्ट्रिया, ठीक है, जहां से ऑस्ट्रियन किंग टैक्स वसूलते थे। तो ये जितने भी जर्मन छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स है, ठीक है, उसमें से 38 प्रिंसली स्टेट है जर्मन के, वो किसके कंट्रोल में थे? ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जर्मन स्टेट्स, जर्मन प्रिंसली स्टेट्स, वो ऑस्ट्रिया कंट्रोल करता था। प्रशिया एक अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट था, जहां पे 90% जर्मन पॉपुलेशन थी, 90%, ठीक है। ये छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स में जर्मन पॉपुलेशन ही थी, ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल करता था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन किंग, जो जर्मन का नहीं था, ठीक है। दैट्स वाई ये जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स है, वहां की पब्लिक है, ठीक है, उनको जुड़ना था प्रशिया के साथ, जहां पे 90% लोग जर्मन के लोग हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। यहां पे दो स्टेट्स थे, आगे आएगा, छोटे दो स्टेट्स है, छोटे छोटे दो स्टेट्स है, ठीक है, छोटे छोटे दो स्टेट, ठीक है। नाम मैं बताऊंगा, एक का नाम है हॉल्स्टीन और दूसरे का नाम है श्लिज्विक। ये दोनों थे डेनमार्क के पास, ठीक है। मतलब पूरा जो जर्मनी आज देखते हो पूरा डिवाइडेड था, कुछ फ्रांस के हिस्से में चला गया था, ठीक है, कुछ ऑस्ट्रिया के हिस्से में चला गया था, कुछ डेनमार्क के हिस्से में चला गया था, ठीक है। प्रशिया जहां पे 90% जर्मन पॉपुलेशन थी, ठीक है,
उनको ये छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स को कंट्रोल करना था, लेकिन ऑस्ट्रिया वो करने नहीं दे रहा था क्योंकि ऑस्ट्रिया पावरफुल था। ठीक, इसलिए यहां से शुरुआत हुई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, जर्मनी वॉज मेड अप ऑफ स्मॉल स्टेट्स, प्रशिया वॉज द बिगेस्ट स्टेट्स, 38 जर्मन स्टेट्स वर अंडर द ऑस्ट्रिया। ये डिसाइड हुआ था क्लास वियना कांग्रेस, आप लोग पढ़ सकते हो। इट वॉज द खाप पंचायत ऑफ यूरोप 1815। इसमें ऐसा डिसाइड हुआ था आफ्टर नेपोलियन कि 38 जर्मन स्टेट्स किसके कंट्रोल में जाएंगे, ऑस्ट्रिया, ना कि प्रशिया। अब प्रशिया 90% जर्मन पॉपुलेशन है क्लास, ठीक है, इसलिए ये 38 जर्मन स्टेट्स जुड़ना चाहते थे प्रशिया के साथ यार। जैसे जूनागढ़ के लोग, ज्यादातर लोग जूनागढ़ की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो जुड़ना चाहती थी इंडिया के साथ, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे क्योंकि, ठीक है, उनका जो कल्चर था वो इंडिया से ज्यादा रिलेटेड था। वैसे 38 जर्मन स्टेट जो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे, बट दे वांट टू ज्वाइन विद प्रशिया, नॉट रशिया। ठीक है, आई नो रशिया आपका फेवरेट कंट्री है अभी, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेस और कोल थे। मैंने बताया एल्सेस और लोरेन फ्रांस के हाथ में था। ये देखिए ऐसी क्या इवेंट हुई थी कि बिस्मार्क को आसानी हुई थी। बिस्मार्क को सिर्फ एक ही चीज करनी थी, वॉर्स, बस वॉर्स करके उसने जर्मनी को कंट्रोल कर लिया और जर्मन स्टेट्स को एब्जॉर्ब किया अपने में। लेकिन पब्लिक का कॉन्फिडेंस जितना भी जरूरी है, आप चलो सामने वाले एरिया को कॉन्कर करते हो लेकिन वहां की पब्लिक ही आपके साथ नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है क्लास। ठीक है, तो बिस्मार्क को सामने वाली जर्मन पॉपुलेशन वाले जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको अपने कब्जे में लेना था, लेकिन उस पर कब्जा करके रखा था किसने, ऑस्ट्रिया ने। ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया, पब्लिक जुड़ना चाहती थी प्रशिया के साथ लेकिन जुड़ नहीं पा रही थी क्योंकि ऑस्ट्रिया पावरफुल था। ठीक है, इसलिए, ठीक है, बिस्मार्क ने अपना रोल प्ले किया। लेकिन ऐसी क्या चीज हो गई थी यूरोप में कि बिस्मार्क को आसानी हुई। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है अफगानिस्तान वाला रीजन, उसको कॉन्कर करने में बड़ी आसानी हुई थी। ठीक है, क्यों आसानी हुई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कॉन्कर करने में चंद्रगुप्त मौर्य को, आपने एंशिएंट में पढ़ा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी, ठीक है, सिकंदर ने छोटे छोटे युद्ध करके ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था और अपना एक राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, इसलिए उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के गवर्नर को हराना था, सेल्यूकस निकातर। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने आराम से उसको हरा दिया, सेल्यूकस को। ठीक है, दैट्स वाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को एक साथ कॉन्कर करने में आसानी हुई। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफगानिस्तान का जो एरिया था वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था बिफोर अलेक्जेंडर। तो रीजंस क्या थे, रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, ठीक है, 1830 आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिमांड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन यूरोप, होल यूरोप डिमांडेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसकी एक्चुअली शुरुआत ये दोनों रिवॉल्यूशन की फ्रांस में हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, आप पढ़ लेना, 1848 का रिवॉल्यूशन था और 1830 का रिवॉल्यूशन था। ठीक है, इस रिवॉल्यूशन को अपने बोलते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ सिटीजन किंग, ठीक है, लुइस फिलिप। ठीक, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की लहर पूरे यूरोप में फैल गई। कुछ नेशनलिज्म आपको पता होगा, नेशनलिज्म अलग अलग तरीके का होता है। ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है कि हमारा एक कल्चर है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है हमारी एक लैंग्वेज है, तो फिर वो अपना एक स्टेट खड़ा करते हैं। जैसे कि इंडिया, तो इंडियन कल्चर की वजह से अपना इंडिया एक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अपना इंडिया एक है। पाकिस्तान तो एक रिलीजियन आइडेंटिटी की वजह से कंट्री बना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज हुई थी प्रशिया के द्वारा, ज़ोलवेरिन। ज़ोलवेरिन मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ज़ोलवेरिन में ऐसा तय किया था कि जिन प्रिंसली स्टेट्स को प्रशिया के साथ इकोनॉमिकली जुड़ना है, देखो पॉलिटिकली नहीं, बॉर्डर्स नहीं, इकोनॉमिकली जुड़ना है, तो वो ज़ोलवेरिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि भाई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स आपस में डिसाइड करते थे जर्मनी के, ठीक है, जो यूनिफाई नहीं था, कि भाई ये माल सामान जो है, सपोज कॉटन, तो कॉटन ये प्रिंसली स्टेट से अदर प्रिंसली स्टेट्स में जाएगा,
तो उसके बीच में हम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ज़ोल्वेरिन इन 1820, ठीक है, जो जर्मन स्टेट्स छोटे छोटे थे उनकी जो पब्लिक थी वो एक दूसरे से इकोनॉमिकली जुड़ने लगी। मतलब अब धीरे धीरे जर्मन के जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे वो धीरे धीरे एक इकोनॉमिक यूनिट बनने लगे। जैसे कि आपको पता है पहले भारतीयता की, इंडियन की राष्ट्रीयता अपने में नहीं थी बिफोर ब्रिटिश, अपने रीजनल वैल्यूज से, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या थे, जुड़े हुए थे। जैसे कि मैं गुजराती, मैं राजस्थानी, फिर कास्ट से अपने जुड़े हुए थे, ठीक है। एज ए इंडियन अपनी भावना कब जगी, जब ब्रिटिश आए, उन्होंने अपने को कंट्रोल किया, ठीक है, और उन्होंने इंडिया को एक इकोनॉमिक यूनिट बनाया। वैसे ही क्लास ज़ोल्वेरिन ने क्या किया था, ज़ोल्वेरिन कोई इंसान का नाम नहीं है, उसका मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें ऐसा डिसाइड हुआ था कि ईच एंड एवरी प्रिंसली स्टेट्स हु वांट टू ज्वाइन दिस ज़ोल्वेरिन, ठीक है, जिसमें जो ड्यूटीज होगी वो लेने में आएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा, ठीक है, ट्रेड बढ़ा, जिसकी वजह से क्या है, पब्लिक को लगा कि यार अगर हम सच में एक हो जाए तो अपना ट्रेड कितना बढ़ जाए, ठीक है, सच में एक हो जाए तो अपना ट्रेड कितना बढ़े। जैसे कि आपको पता है कि चाइना और इंडिया भले कितने ही बड़े राइवल हो, लेकिन वो दोनों ट्रेडिंग पार्टनर है, दोनों का ट्रेड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चाइना के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया के लिए चाइना, ठीक है, एक कंट्री है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो दोनों ही कंट्री एक दूसरे पर अटैक करना नहीं चाहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंट्री एक दूसरे पर अटैक करेगी तो मार्केट है जो पूरा डिस्ट्रॉय होगा। तो चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि भी इंडियन मार्केट्स उनके डिस्ट्रॉय हो वॉर करके, ठीक है, क्योंकि ट्रेड ही ऐसी चीज है जो एक नई फ्रेंडशिप की ओर ले जाता है, ठीक है। ट्रेड ही एक ऐसी चीज है जो दो परिवारों में शादियां भी करवा देता है, ठीक है। फिर हुई थी एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है, फाइनली इकोनॉमिकली ये लोग यूनिट बने थे, दैट्स वाई इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, मैंने बताया था आपको। तो छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स थे, उन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट बिठाई थी, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जिसमें जर्मन किंग्स बैठे थे छोटे छोटे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग प्रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रशिया के साथ। हमें ऑस्ट्रिया के साथ रहना नहीं है, हमें किसके साथ रहना है, प्रशिया के साथ, क्योंकि प्रशिया लेके आया था ज़ोल्वेरिन इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, और सबको फायदा का पड़ा है क्लास, ठीक है, सबको फायदा चाहिए। प्रशिया बिकॉज ऑफ ज़ोल्वेरिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जो प्रशिया लेके आया था, उसकी वजह से छोटे छोटे जर्मन प्रिंसली स्टेट्स को बहुत फायदा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइड जर्मन स्टेट्स ने किया कि हमें प्रशिया के साथ जुड़ना है, हम ऑस्ट्रिया के साथ नहीं रहना। लेकिन ऑस्ट्रियन किंग ने कहा नहीं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, ठीक है, आप हमारा इलाका हो। इन्होंने कहा सर हम जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, प्रशिया में भी जर्मन लैंग्वेज होती है, हमारा कल्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर आप हमें क्यों बांध के रख रहे हो, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने कहा नहीं, आपको हमारे अंडर में ही रहना है। और यहाँ से ही शुरुआत होती है फाइनली बिस्मार्क की। ये आए बिस्मार्क, ठीक है। उस वक्त ये प्रशिया के क्लास, प्रशिया नॉट जर्मनी के चांसलर थे, ठीक है, इंडियन विलियम फेडरिक इनके किंग थे। उस वक्त प्रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हो गई थी। विलियम फेडरिक किंग थे क्लास, और ये प्रशिया के बिस्मार्क थे, वो चांसलर थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हो, क्योंकि उस वक्त बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 जो मैंने पहले बताया, पूरे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की लहर फैल गई थी, एक्सेप्ट ऑस्ट्रिया एंड रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और रशिया के सिवाय, ठीक है, सब जगह पूरे यूरोप में लहर फैल गई थी, ठीक। बिस्मार्क चांसलर बने, ठीक है, उनका एक ही सपना था कि अब मुझे, ठीक है, जर्मन छोटे छोटे स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लेना है, ठीक है। वहाँ की पब्लिक तो जुड़ना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल है हमारे बीच में आ रहा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज द बिगेस्ट हर्डल, ठीक है। वो नहीं चाहता कि वो जर्मन स्टेट्स का कंट्रोल छोड़े, क्योंकि जर्मन स्टेट्स के किंग उसको पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ठीक है।
ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा हर्डल है, तो इसको हटाना कैसे, जबकि ऑस्ट्रिया है पावरफुल, तो उसको हटाएंगे कैसे। इसलिए बिस्मार्क जैसे ही, ठीक है, चांसलर बनते हैं क्लास अंडर विलियम फेडरिक किंग, वो, ठीक है, एक चीज लेके आते हैं जिसको अपने कहते हैं रेल्ट पॉलिटिक, ठीक है, क्योंकि बिस्मार्क खुद कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के थे। कहते हैं कि बिस्मार्क ने इस इंसान की फिलोसॉफी पढ़ी थी, क्या नाम है, मक्कियावेली। रेनाइसा में एक महान पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो गए थे मक्कियावेली, ठीक है। मक्कियावेली को अपने कहते हैं चाणक्य ऑफ यूरोप। चाणक्य ने क्या कहा था कि भाई जब आप पावर में बैठे हो तो कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई आपका परमानेंट दुश्मन नहीं है, एवरीथिंग इज रनिंग फ्रॉम पावर, ठीक है। आज रशिया और इंडिया फ्रेंड है, ठीक है, कल हो सकता है फ्रेंड ना भी रहे। आज इंडिया अमेरिका फ्रेंड है, हो सकता है कल फ्रेंड ना भी रहे, ठीक है। यहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमेशा प्रैक्टिकल रिजोल्यूशन काम आते हैं। रेल्ट पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स हमेशा प्रैक्टिकल चीजों से चलती है, ना कि मोरल्स से चलती है। मोरल वोरल नहीं होता पॉलिटिक्स में। कृष्ण ने क्या कहा था, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अगर आप सच्ची हो, और आप सच होने चाहिए, अगर आप सच्ची हो, ठीक है, तो फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इज नेसेसरी। अपने इंडियन कल्चर कहता है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, इंडियन कल्चर कहता है, लेकिन आपने महाभारत में देखा होगा कृष्ण ने काफी लोगों को निहत्था करके ही मारा है, भीष्म, द्रोणाचार्य, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो रियल पॉलिटिक्स उसमें ही मानता है कि हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होने चाहिए, ना कि आइडियोलॉजिकल। अभी आपने इलेक्शन में देखा होगा, इंडिया अलायंस बनी थी, उसमें कांग्रेस जुड़ गई, कम्युनिस्ट पार्टी जुड़ गई, टीएमसी जुड़ गई, समाजवादी पार्टी जुड़ गई, सब लोग जुड़ गए, आम आदमी पार्टी जुड़ गई। सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। स्टेट इलेक्शन में लोग अलग अलग ही लड़ेंगे, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये लोग एक हो गए, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है अगेंस्ट दी वन पार्टी, बीजेपी। तो वैसे ही बिस्मार्क थे, बिस्मार्क को हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पसंद थे, ना कि मोरालिटी वगैरह, कि जो प्रैक्टिकल है वही करो, ज्यादा आइडियोलॉजी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। शायद गांधी जी होते तो इनको ना मानते। दैट्स वाई जैसे ही ये पीएम बने, उन्होंने आर्मी में ज्यादा पैसा लगा, आर्मी स्ट्रॉन्ग की, रशिया की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया। जैसे आज को आपको पता है चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा कर रहा है, ठीक है। क्यों अच्छा कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, के आने वाले टाइम पे कभी भी वॉर वगैरह हो जाए तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो अच्छी आर्मी भी होगी, फटाफट आर्मी जा पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर किससे आता है, अच्छी इकोनॉमी से। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, ठीक। सेकंड चीज, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करने के बाद उनको पता था, आगे आगे, उनको पता था कि यार अगर मैं ऑस्ट्रिया पे वॉर करूंगा, प्रशिया के बिस्मार्क को पता था अगर मैं ऑस्ट्रिया पे वॉर करूंगा तो अदर यूरोपियन कंट्रीज भी कूदेगी इस वॉर में, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सबके अच्छे रिलेशन है ऑस्ट्रिया के साथ। तो अब मैं करूं तो क्या करूं, ऑस्ट्रिया को आइसोलेट कैसे करूं, ठीक है, कैसे करूं ऑस्ट्रिया को आइसोलेट। तो अब देखिए, बिस्मार्क ने एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ एंट्रैपमेंट। बिस्मार्क को 3 कंट्री से जर्मन के छोटे छोटे स्टेट्स लेने थे। फर्स्ट थे, मैंने बताया, डेनमार्क, जिसके पास 2 रीजन थे, होल्स्टीन एंड स्लिज्विक। ये डेनमार्क के पास थे, पहले सबसे ये छीनने हैं उसको। फिर ऑस्ट्रिया, जिसके पास 38 जर्मन स्टेट्स है, वो भी उसको लेने हैं। फिर है फ्रांस, विथ फ्रांस, ठीक है, देयर इज 1 स्टेट, एल्सेस लोरेन, ये भी बिस्मार्क को लेना है। अब सभी कंट्री के साथ एक साथ वॉर करेगा तो दिक्कत में आ जाएगा भाई, ठीक है। आप सभी कंट्रीज के साथ एक साथ वॉर नहीं कर सकते, हिटलर ने यही गलती की थी, ठीक है। यूएस के साथ भी लड़ रहे हो आप, यूके के साथ भी लड़ रहे हो आप, ठीक है, रशिया के साथ भी लड़ रहे हो आप,
जो आपका फ्रेंड था रशिया, तो ठीक है उसके साथ भी लड़ रहे हो आप, सभी फ्रंट्स पे लड़ रहे हो आप, ठीक है, इट वुड लीड टू द डिक्लाइन। ठीक है, सेम गो टू पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी सभी फ्रंट्स पे लड़ रहा था, जयचंद के साथ लड़ रहा था कन्नौज के, चंदेला डायनेस्टी उसकी दुश्मन थी, ठीक है, गुजरात के सोलंकी साथ उसके दुश्मन थे, मोहम्मद गौहरी उसका दुश्मन था, सभी फ्रंट से वो लड़ रहा था। ठीक है, और आपको पता है सेकंड बैटल ऑफ तेहरान में क्या हुआ। तो बिस्मार्क बहुत ही होशियार, पता था सभी के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता, दैट्स वाई वो एक चीज लेके आया, पॉलिसी ऑफ एंट्रैपमेंट। फर्स्ट उसने डेनमार्क को टारगेट बनाया, ठीक है, क्योंकि डेनमार्क के पास कौन से दो रीजन थे, होल्स्टेन एंड श्लीस्विग, ये दोनों जर्मन रीजन थे जहां पे हाईएस्ट कोल वगैरह मिलता था, होल्स्टेन एंड श्लीस्विग, और अच्छा फार्म्स भी थे यहाँ पे। ये किसके हाथ में थे, डेनमार्क के हाथ में थे। ठीक है, डेनमार्क के साथ वॉर करना है। ठीक है, लंदन एग्रीमेंट हुआ था क्लास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, लंदन एग्रीमेंट के थ्रू ये दो रीजन गए थे डेनमार्क के हाथ में। किसके हाथ में गए थे, डेनमार्क के हाथ में, ये दो रीजन। ठीक है, होल्स्टेन और श्लीस्विग, ये दोनों जर्मन रीजन है लेकिन डेनमार्क के हाथ में गए हैं। अब उसको जीतेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि डेनमार्क पे वॉर करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि भाई बिस्मार्क का प्लान है जर्मन को यूनिफाइड करना, जो कोई होने नहीं देना चाहता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई एक कंट्री सबसे पावरफुल बने, क्योंकि एक कंट्री सबसे पावरफुल बनेगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, वो सबको कंट्रोल करेगी। ठीक, तो सब चाहते बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे, दैट्स वाई सबसे पहले वॉर उन्होंने डेनमार्क के साथ किया। लेकिन देखिए कूटनीति, देखिए पॉलिटिक्स में यही काम का है। ऑस्ट्रिया जो सबसे बड़ा दुश्मन था प्रशिया का, बिस्मार्क को पता था, लेकिन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ कुछ वक्त के लिए फ्रेंडशिप की, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, क्यों हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू जी ने कह दिया था, क्योंकि चाइना भी सोशलिज्म, जवाहरलाल नेहरू भी सोशलिज्म में मानते थे। ठीक है, तो दोनों ने हिंदी चीनी भाई भाई कहा कि भाई हम भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े हैं, इंडिया ने कहा, और चाइना भी ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ लड़ा था 1949 तक। ठीक है, तो दोनों ही ब्रिटिश के खिलाफ ही संघर्ष कर रहे थे 1950 तक। ठीक है, दोनों ही आज़ाद हुए। ठीक है, दोनों ही आज़ाद हुए तो दोनों ने ही सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट अपनाया। हाँ, दोनों का सोशलिज्म थोड़ा अलग है। ठीक है, वहाँ पे माओइज्म चलता है, यहाँ पे अपने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मानते हैं। दैट्स वाई नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई कहा था। तो वैसे ही रशिया को पता था, बिस्मार्क को पता था कि ऑस्ट्रिया अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन है सारा लालची, इसकी लालच का फायदा उठा। इसलिए कुछ वक्त के लिए बिस्मार्क ने बड़ी बड़ी बातें करके रशिया को अपना फ्रेंड बनाया। मैंने कहा इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, बिस्मार्क उसमें ही मानता था। रशिया प्लस ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया लालची, ठीक है, लियोपोल्ड साहब वर्सेस डेनमार्क। रशिया ने, बिस्मार्क ने प्रॉमिस किया ऑस्ट्रिया को, ठीक है, लिखना है तो लिख देना, बिस्मार्क प्रॉमिस्ड ऑस्ट्रिया टू गिव 1 किंगडम टू ऑस्ट्रिया, कि अगर अपने दोनों वॉर करके डेनमार्क को हराते हैं तो मैं ये दोनों में से एक रीजन आपको दे दूंगा। ठीक है, ये दोनों में से एक रीजन आपको दे दूंगा। ठीक है, क्लियर। तो आपको पता होगा कि जो होल्स्टाइन है ये ऑस्ट्रिया को देने का वादा किया था और श्लीस्विग प्रशिया के हाथ में गया था। श्लीस्विग किसके हाथ में गया था, प्रशिया के हाथ। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुई जिसको अपने बोलते हैं गोस्टिन एग्रीमेंट। ये फ्रेंडशिप एग्रीमेंट थी 1860 की। दोनों ने ही डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर डेनमार्क पर अटैक करते हैं। किस पर अटैक करते हैं, डेनमार्क पर। ऑस्ट्रिया पावरफुल है, ठीक है, दोनों ही मिलके अटैक करते हैं डेनमार्क पर, ठीक है, और डेनमार्क को हराते हैं।
एक रीजन जाएगा, ठीक है, हॉलस्टाइन वाला रीजन जाएगा ऑस्ट्रिया के पास और श्लिज्विक वाला रीजन जाएगा प्रशिया के पास। कूट नहीं दिया और वॉर हुआ 1864 में, ठीक है। ऑस्ट्रिया की हेल्प ली बिस्मार्क ने, बिस्मार्क था प्रशिया का, ठीक है, और 1864 में फाइनली डेनमार्क को हरा दिया, ठीक है। दोनों ने मिलके, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलके डिफीटेड डेनमार्क। प्लस प्रशिया डिफीटेड डेनमार्क एंड डिवाइडेड the German states among themselves, जो गॉस्टिन एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था, ठीक है। हॉलस्टाइन मैंने बताया ऑस्ट्रिया के हाथ में गया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं बेटा, ऑस्ट्रिया। स्लिज्विक गया था किसके हाथ में? प्रशिया के। खुश, प्रशिया भी खुश, ऑस्ट्रिया भी खुश। बिस्मार्क का एक काम हो गया, स्लिज्विक वाला जर्मन रीजन प्रशिया के हाथ में आ गया और हॉलस्टाइन अभी भी किसके हाथ में था? ऑस्ट्रिया के। आपको लगा ऐसा क्यों किया यार, ये क्या पागलपंती की, ऑस्ट्रिया तो सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे अच्छा डेनमार्क को फ्रेंड बनाना था, फिर ऑस्ट्रिया पे अटैक करना था, पर इससे मजा ना आता। ऐसा करना था तो भी कर सकते, लेकिन ऑस्ट्रिया पावरफुल था क्लास, क्योंकि ऑस्ट्रियन किंग होली रोम एम्पायर का किंग कहलाता था, ठीक है, और रिलीजन उसके कंट्रोल में था। ऑस्ट्रिया के साथ भी वॉर किया उसने। अब कैसे? ये काम तो हो गया 1864 में, डेनमार्क को तो हरा दिया फाइनली, दोनों ने एक एक रीजन डिवाइड कर लिया। अब ऑस्ट्रिया का 12 लिया, सब ब्रिटिशर्स की तरह एक एक का 12 ले लो, ठीक। ब्रिटिशर्स यही करते थे ना, किसी को फ्रेंड बना देते, किसी को दुश्मन बना देते। कभी मराठा का साथ दे देते थे, ठीक है, कभी मैसूर का साथ दे देते थे, कभी निजाम का साथ दे देते थे, सबका साथ देते थे, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो क्लास, जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया एक साथ मिलकर लड़ रहे थे अगेंस्ट डेनमार्क, एंड बिस्मार्क हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में, कोई इंसानियत नहीं गए, ठीक है। तो बिस्मार्क को उस वक्त पता चल गया था, दोनों जब साथ में मिलकर डेनमार्क के खिलाफ लड़ रहे थे, तो बिस्मार्क को उस वक्त पता चल गया था कि ऑस्ट्रिया की वीकनेस क्या है। ऑस्ट्रिया बेचारा लालची, बुद्धि नहीं, ठीक है, बिस्मार्क को सब कुछ बता दिया, ठीक है। बिस्मार्क तो उसकी राह पे था कि ऑस्ट्रियन आर्मी की वीकनेस क्या है। यहाँ पे बिस्मार्क को पता चल गया कि ऑस्ट्रिया सिर्फ एक ही चीज पे चलता है, टैक्स वसूलो, इंडस्ट्रीज नहीं है। और मॉडर्न टाइम्स में इंडस्ट्रीज मतलब डेवलपमेंट। ऑस्ट्रिया के पास में इंडस्ट्रीज नहीं है, प्रशिया के पास में इंडस्ट्रीज है, ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस। इससे ऑस्ट्रियन आर्मी धीरे धीरे वीक होने लगी है, वो बिस्मार्क को पता चल गया था ये वॉर के बाद, डेनमार्क के वॉर के बाद। इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को आइसोलेट किया। आर्मी वीकनेस पता थी ये वॉर के बाद, लेकिन अब इंटरनेशनली भी आइसोलेट किया, ठीक है, इंटरनेशनली भी आइसोलेट करना शुरू किया। जैसे चाइना इंडिया को आइसोलेट करता रहता है ना साउथ ईस्ट रीजन्स में और साउथ एशिया रीजन में, ठीक है। चाइना क्या करता है, पाकिस्तान के साथ भी फ्रेंडशिप कर रहा है, बांग्लादेश के साथ भी फ्रेंडशिप कर रहा है, श्रीलंका के साथ भी फ्रेंडशिप कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया साउथ एशियन रीजन में आइसोलेट होता जा रहा है, विदाउट फ्रेंड्स। इंडिया विदाउट फ्रेंड्स। पाकिस्तान तो है ही दुश्मन, चाइना तो अपना राइवल है, श्रीलंका के साथ अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन की, वहां पे हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, बांग्लादेश के साथ अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, इंडिया धीरे धीरे आइसोलेट हो रहा है, ठीक है, फ्रेंड्स विदाउट, रीजन विदाउट द फ्रेंड्स। सिमिलरली यहां पे भी यही किया। क्या किया, आर्मी वीकनेस मालूम थी, ठीक है, रशिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन की बिस्मार्क ने। कहा कि भाई देखो, ठीक है, रशिया के लिए ईस्टर्न यूरोप बहुत जरूरी है। आज भी रशिया यूक्रेन के पीछे पड़ा है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है वो, ईस्टर्न यूरोपियन, क्योंकि रशिया के लिए ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, और यूक्रेन को आपको पता है ब्लैक सी जुड़ता है। तो रशिया के साथ गुड फ्रेंडशिप मेंटेन की और कहा आई विल नॉट इंटरफियर
इन ईस्टर्न यूरोप। मैं ईस्टर्न यूरोप के क्वेश्चंस में कभी भी इंटरफियर करूंगा नहीं, आप ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल कर लो। बिस्मार्क ने रशिया को कह दिया, अपने उससे लेना देना नहीं है। बस हम आपके साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं कि जब मैं ऑस्ट्रिया पर अटैक करूं तो आप बीच में मत आना। रशिया मान गया। ब्रिटेन के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिए थे पहले से ही। आपको पता है, आपने क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना होगा क्लास। क्वीन विक्टोरिया वो एक्चुअली जर्मनी की थी। पावरफुल कंट्रीज के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिए, ठीक है, 2 कंट्री के साथ। फ्रांस पावरफुल था, ये भी मूर्ख था उस वक्त। फ्रांस को गिफ्ट्स दे दिए, बड़े बड़े गिफ्ट्स, तोहफे भिजवाए, शॉल भिजवाई ने, ये भिजवाया। फ्रांस के साथ भी अच्छे रिलेशंस, सभी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए। ब्रिटेन के साथ तो मैट्रिमोनियल अलायंस, राजा महाराजा मैट्रिमोनियल अलायंस इसलिए करते थे अपनी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। रशिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कि भाई मैं कभी भी ईस्टर्न यूरोप में बीच में नहीं आऊंगा, आप अटैक करते रहो, यूक्रेन बुक्रेन जहां पे अटैक करना हो आपको, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साथ वॉर किया था, वीकनेस मालूम थी ऑस्ट्रिया की। सभी कंट्रीज के साथ अच्छी रिलेशंस मेंटेन किए, फ्रांस को गिफ्ट्स दे दिए, ब्रिटेन के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिए। विक्टोरिया आपको पता है, क्वीन विक्टोरिया जो आपने नाम सुना होगा, एक्चुअली जर्मनी की थी, फिर उसकी शादी करवाई थी, ठीक है, ब्रिटेन किंग के साथ। सभी पावरफुल कंट्रीज के अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कहां के थे? प्रशिया के। और अटैक कर दिया ऑस्ट्रिया पे। किस पर अटैक किया? ऑस्ट्रिया पे, ठीक है। ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया, ऑस्ट्रिया को आइसोलेट करके इस तरह। ऑस्ट्रिया विदाउट फ्रेंड्स, जिसको अपने कहते हैं बैटल ऑफ सैडोवा 1866 का। प्लस ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में जो 38 जर्मन स्टेट्स थे, वो फाइनली ऑस्ट्रिया हार गया। फाइनली हार गया ऑस्ट्रिया, 38 जर्मन स्टेट्स। और ये 38 जर्मन स्टेट्स किसके साथ जुड़ गए? प्रशिया के साथ, जो ऑस्ट्रिया कंट्रोल करके बैठा था। हार गया ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में जितने भी 38 जर्मन स्टेट्स थे वो चले गए प्रशिया के पास, ठीक है, इन दी बैटल ऑफ सैडोवा। अब क्लास मैंने बताया था फ्रांस के पास भी एक रीजन था, एल्सेस लोरेन, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था फ्रांस के पास भी एक रीजन था, एल्सेस लोरेन, ठीक है। उसको भी फाइनली कंट्रोल किया बिस्मार्क ने। कैसे? देखते हैं। नेपोलियन 3 लालची, ये भी, पर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। पहले नेपोलियन 3 के साथ गिफ्ट्स देके रिलेशंस मेंटेन किए, ठीक है। नेपोलियन 3 ने, ठीक है, बिस्मार्क को लेटर लिखा कि यार अपने भी पावरफुल है, प्रशिया भी पावरफुल है, अब मैं भी पावरफुल हूं, फ्रांस। अपना दुश्मन है ब्रिटेन, ठीक है, जो सबसे पावरफुल है। नेपोलियन 3 किसको लेटर दिख रहा है? देखो, बिस्मार्क को। मतलब वो बिस्मार्क जो फिलोसॉफी वगैरह में नहीं मानता, वो सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों में मानता है। बिस्मार्क को लेटर लिख देता है कि हम दोनों मिलकर पूरे यूरोप को कंट्रोल करते हैं, ऑस्ट्रिया को भी कंट्रोल करते हैं, ब्रिटेन को भी कंट्रोल करते हैं। अगर 2 पावरफुल लोग मिल जाएंगे तो पूरा यूरोप हमारा है, ठीक है। नेपोलियन 3 ने गलती कर दी, रिटर्न में लेटर दे दिया बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क को। अब बिस्मार्क आपको पता है फिलोसॉफी में चलता नहीं है, ठीक है। बिस्मार्क ने ये लेटर पूरी होल यूरोपियन कम्युनिटी को बता दिया कि देखो आप यूरोपियंस लोगों के बारे में क्या कह रहा है ये नेपोलियन 3। वो आप सब पे राज करना चाहता है, लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। फ्रांस भी आइसोलेट, फ्रांस विदाउट फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन 3 की गलती। लेटर लिख दिया, बिस्मार्क को लेटर लिखा, ठीक है, जो हमेशा पॉलिटिक्स में मानता है। बिस्मार्क ने पूरे यूरोप को लेटर बता दिया, ठीक है, सीक्रेट लेटर उनका। फ्रांस विदाउट फ्रेंड्स हो गया, सबको गुस्सा आया फ्रांस पर कि साले तू हमें कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वॉर विद फ्रांस विद द इश्यू ऑफ बेनिडिटी। फ्रांस एम्बेसडर था ये, क्लास।
प्रशिया के अंदर राजदूत था फ्रांस का। प्रशिया के किंग ने बेनेडिक्टी का इंसल्ट किया, क्योंकि बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस ही मुझ पर अटैक करे, मैं फ्रांस पर अटैक ना करूं, अब फ्रांस मुझ पर अटैक करे। कहते हैं ना कि सामने वाले को पता होता है कि आपकी वीकनेस क्या है, और वो वही वीकनेस पे आपको पिंच करेगा, फिर आप उस पर वॉर करोगे, क्योंकि सामने वाले को पता है कि अब आप पावरफुल नहीं रहे, अब मैं पावरफुल। कहते हैं ना कि भी इस इलाके में आ जाना साले, देख लूंगा, कभी मत जाना वहां पे, वो उसका इलाका है, वो जानबूझ के आपको पिंच कर रहा है, आपका एक्स्ट्रा मोटिवेशन का फायदा उठा रहा है वो, ठीक है। बिस्मार्क ने वही फायदा उठाया। फ्रांस ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मैं तो प्रशिया के सामने जीत जाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो विदाउट फ्रेंड्स हो चुका है, ठीक है। फ्रांस एम्बेसडर इन प्रशिया, ठीक है, प्रशियन किंग इंसल्टेड फ्रांस एम्बेसडर। अरे क्या हो गया, इंसल्ट कर दिया तो कर दिया यार एक बार। रशियन किंग इंसल्टेड फ्रांस एम्बेसडर, जिसकी वजह से नेपोलियन III को गुस्सा आया। नेपोलियन III अटैक्ड ऑन प्रशिया, विच लेड टू बैटल ऑफ सेडान 1871, ठीक है। उसमें फ्रांस हार गया, और एल्सेस लोरेन जो था, जो एक टाइम पे फ्रांस का रीजन था, वो प्रशिया के पास चला गया आफ्टर दिस वॉर, ठीक है। एल्सेस लोरेन मैंने बताया था, साइड में एक रीजन था, ठीक है। ये वाला रीजन, ये वाला, ये एक्चुअली फ्रांस कंट्रोल कर रहा था, इस वाले रीजन पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये वॉर के बाद वो रीजन भी प्रशिया के साथ जुड़ गया, और फाइनली इट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बाय द बिस्मार्क, ठीक है। तो ये था बिस्मार्क, किस तरह उसने कूटनीति अपनाई। देखो, रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन, इंग्लैंड के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन, ठीक है। फ्रांस को पहले गिफ्ट दी, फ्रांस खुश, ठीक है। फिर लगा कि भी फ्रांस के पास से ये रीजन लेना है तो कैसे लूंगा, ठीक है। बस मौके का फायदा उठाना था, उठा लिया उसने। फ्रांस ने जैसे ही सीक्रेट लेटर भेजा, बिस्मार्क ने पूरी यूरोपियन कम्युनिटी को दिखा दिया कि ये फ्रांस, ठीक है, ज़्यादा होशियारियाँ लगा रहा है, फ्रांस विदाउट फ्रेंड्स हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया को भी गुस्सा था फ्रांस पे कि फ्रांस ने ऐसी बातें की थी कि भाई पूरे यूरोप को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन द बैटल ऑफ सेडान 1871, ठीक है। तो ये थी बिस्मार्क की कहानी। थैंक यू।